बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट टाइम हम अकाउंटिंग फॉर मटेरियल के ऊपर बात कर रहे थे और उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को बेसिकली हमने प्राइमरी लेवल पर डिस्कस किया, फिर हमने उसको एडवांस लेवल पर डिस्कस किया कि अगर इन्फ्लेशन आ जाती है आपके डाटा के अंदर तो फिर हमने उसको उस ईओक्यू की कैलकुलेशन को कैसे हल करना है। और उसके बाद फिर हमने उस ईओक्यू को एडवांस लेवल पर लेके गए और वहां पर हमने ये देखा कि अगर आपका एक्सटर्नल सप्लायर जो है वो आपको बिग क्वांटिटीज खरीदने के ऊपर डिस्काउंट ऑफर करता है, तो क्या आया हमें वो बिग क्वांटिटीज खरीदनी चाहिए या हमें स्टिक रहना चाहिए कि हमें ईओक्यू क्वांटिटी ही खरीदनी है। तो मैंने उसमें ये बताया कि अगर आपको ईओ क्यू क्वांटिटी के अलावा कोई क्वांटिटीज ऑफर हो रही हैं और बिगर क्वांटिटीज ऑफर हो रही हैं, तो फिर हमने कैसे फैसला करना है उसका तरीकेकार मैंने ये बताया था कि आपने दोनों लेवल्स की जो है वो कॉस्ट कैलकुलेट कर लेनी है। ईओ क्वांटिटी के लेवल पर भी जो है ना वो कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, जिसमें हमने ये कहा था कि टोटल एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम टीएसी के नाम से याद करते थे। और फिर मैंने कहा था कि ये टीएसी आपने बिगर क्वांटिटी की भी कैलकुलेट करनी है और फिर आपने ये देखना है कि जिस लेवल के ऊपर कॉस्ट कम आ रही है उस लेवल ऑफ क्वांटिटी को आपने ऑर्डर कर देना है। अगर ईओक्यू के लेवल पे कॉस्ट कम आ रही है तो फिर हम ईओक्यू को एक्सेप्ट कर लेंगे और बिगर क्वांटिटीज की जो ऑफर है उसको रिजेक्ट कर देंगे। और अगर वाइस वर्सा, अगर बिगर क्वांटिटीज के ऊपर जो है ना वो कॉस्ट कम आ रही है और ईओक्यू के लेवल पे कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो फिर हम बिगर क्वांटिटी के ऑर्डर को एक्सेप्ट करेंगे और ईओक्यू को रिजेक्ट करेंगे। ये डिस्कशन थी हमारी लास्ट क्लास में। आज मैं आपके साथ थोड़ी सी एक छोटा सा टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस के अंदर मुझे मिला। मैंने कहा कि मैं आपको ये वाला टॉपिक भी डिस्कस कर दूं, क्योंकि हमने ये शुरू से ही कमिट किया है कि हम कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे और एक छोटी से छोटी जो इस सिलेबस की जो आइटम्स हैं या जो उसके कंटेंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ेंगे। तो उसमें एक टॉपिक मुझे नज़र आया, टॉपिक था 4.6, जिसमें ये मेंशन किया हुआ है कि एबीसी कंट्रोल्स फॉर इन्वेंट्री के ऊपर बात करनी है। अच्छा, ये टॉपिक कोई इतना बहुत मुश्किल नहीं है। इस टॉपिक में सिर्फ इतनी ही बात करनी है कि हमने अपनी इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिहाज से एबीसी मेथड को अप्लाई करना है। और एबीसी मेथड क्या होता है कि हमने अपनी इन्वेंट्रीज को कैटेगरीज में कन्वर्ट कर देना है। हमारे पास बहुत सारी इन्वेंट्रीज पड़ी होती हैं या हमारे पास जो है वो बहुत बिगर क्वांटिटीज जो है ना वो हमारे वेयर हाउस में पड़ी होती हैं। तो हमने क्या करना है कि उन इन्वेंट्रीज को कैटेगराइज कर देना है। जो सबसे ज्यादा महंगी क्वांटिटी वाली चीजें होंगी या सबसे ज्यादा महंगी वाला जो माल होगा उसको हमने कैटेगरी ए देना है। जो उससे कम लेवल का माल होगा उसको हमने मीडियम क्वांटिटी देनी है और उसकी उस कैटेगरी का नाम क्या होगा, बी होगा। और जो सबसे सस्ती इन्वेंट्री होगी उसको हमने लो वैल्यू वैल्यू इन्वेंट्री कहना है और उसको हम कैटेगराइज क्या करेंगे, सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए सबसे ज्यादा कीमती इन्वेंट्री, बी उससे कम कीमती इन्वेंट्री और सी उससे कम कीमती इन्वेंट्री। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि एबीसी कंट्रोल फॉर इन्वेंट्री का मतलब क्या हुआ कि हमने अपनी इन्वेंट्री को उसकी वैल्यू के मुताबिक उसको कैटेगराइज कर देना है, उसको रैंक कर देना है। जिस इन्वेंट्री की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसको रैंक ए जाएगा, जिसकी वैल्यू उससे कम होगी उसको रैंक बी जाएगा और जिसकी वैल्यू उससे कम होगी वो रैंक सी जाएगा। अब ये थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं, मेरा ख्याल है अब आपको सारा समझ आ जाएगा। The ABC method of inventory control, also known as selective inventory control, SIC, is a technique for categorizing inventory into the three groups. वो कह रहा है कि जी एबीसी मेथड ये कहता है कि आपने इन्वेंट्री को जो है ना वो कैटेगराइज करना है और सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल के तहत इसको कैटेगराइज करना है और उसको तीन ग्रुप्स में तकसीम कर देना है। जितना भी किस्म का माल आपके पास वेयर हाउस में पड़ा होगा उसको तीन कैटेगरीज में तकसीम कर देना है बेस्ड ऑन देयर वैल्यू, कीमत के हिसाब से आपने उसको कैटेगराइज कर देना है, एंड इम्पोर्टेंस टू द बिजनेस। और फिर साथ लिखा हुआ है ए फॉर हाई हाई वैल्यू आइटम्स, बी फॉर मीडियम वैल्यू आइटम्स और सी फॉर लो वैल्यू आइटम्स। ये था आपका टॉपिक जो कि मेंशन था एबीसी
कंट्रोल्स फॉर इन्वेंट्री के लिहाज से। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा मजीद। अपना टॉपिक हमने एक डिस्कस किया था, उसको भी ले लेते हैं ताकि हमारी सारी अंडरस्टैंडिंग मुकम्मल हो जाए। अच्छा जी। चलें जी, मजीद आज का टॉपिक है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल से क्या मुराद है, पहले मैं आपको इसको सिंपली तौर पर जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसको हम किताब से भी पढ़ेंगे। रीऑर्डर लेवल का सिंपल मतलब ये है कि जिस वक्त हमारे वेयर हाउस में जितनी भी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, उसको हम कंपेयर करते हैं कि हमारे पास जो ज़रूरत के तहत प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कोई मटेरियल की रिक्विजिशन आती है तो वो उससे कम पड़ी होती है, तो फिर हमें नया माल खरीदने की ज़रूरत पड़ जाती है। हमारे पास ऑलरेडी इन्वेंट्री कम है और हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जो है ना वो मटेरियल रिक्विजिशन आई है वो कम है, तो हम क्या करते हैं, हम दोबारा नया माल खरीद लेते हैं। तो जो दोबारा नया माल खरीदते हैं उसको हम खरीदने के लिए जिस लेवल के ऊपर हमने माल जाकर खरीदना है उस लेवल को हम क्या कहते हैं, री ऑर्डर लेवल। अच्छा, अब देखें बुक में से थोड़ा सा देखते हैं कि रीऑर्डर लेवल की डेफिनेशन की दी क्या दी हुई है। द रीऑर्डर लेवल इज द क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री इन हैंड व्हेन अ रिप्लेनिशमेंट ऑर्डर शुड बी प्लेस। कि हमारे पास कितनी इन्वेंट्री होनी चाहिए कि हम एक नया ऑर्डर प्लेस कर दें। तो जब नया ऑर्डर प्लेस करेंगे तो और अपने वेयर हाउस को भरने के लिए या वेयर हाउस में इन्वेंट्री डालने के लिए जो ऑर्डर प्लेस करेंगे उस लेवल को हम क्या कहेंगे, री ऑर्डर लेवल। It is calculated with reference to the time it will take to receive the order and the lead time and the possible requirement during that time. If the demand is lead time is constant, the reorder level is calculated as follows. वो कहता है कि रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है, रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू, ये देखिए ये मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम यूजेज मल्टीप्लाई बाई मैक्सिमम लीड टाइम। अच्छा ये देख लें मैक्सिमम यूजेज क्या होता है। मैक्सिमम यूजेज से मुराद ये होता है कि आप सारा साल प्रोडक्शन करते हैं, सारा साल जो है वो आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो कभी कभी ऐसे होता है कि ऑर्डर्स बहुत सारे आ चुके होते हैं, तो हमें ज़्यादा ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ती है। तो ये जो ज़्यादा प्रोडक्शन करने का जो रुझान होता है, ट्रेंड होता है, वो ये सारा साल नहीं रहता। कुछ पीक डेज में ऐसे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि जी आपको
बेवरेजेस की मिसाल ले लेते हैं कि ईद के दिनों में जो है ना बेवरेजेस ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। आम रूटीन में जो है ना वो रूटीन के लेवल पे जो है ना इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ईद के दिनों में जो है ना वो बेवरेज ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो फिर जब ईद के दिनों में बेवरेज ज़्यादा इस्तेमाल होगी और उस वक्त महीना जो है ना वो ईद का फॉर एग्जांपल जुलाई का महीना होगा, तो जुलाई के महीने में जो है ना वो ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे और ज़्यादा जो है ना वो बेवरेजेस बनेगी, और ज़्यादा बेवरेजेस बनेगी तो ज़्यादा जो है ना रॉ मटेरियल चाहिए होगा। जब ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम यूजेज। और फिर मल्टीप्लाई किसे करेंगे, मैक्सिमम लीड टाइम। अब ये लीड टाइम भी सुन लेंगे क्या होता है। लीड टाइम से मुराद ये है तो होता है कि एक ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर के दरमियान में जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लीड टाइम कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आपको कि एक महीना पहले जो है ना वो हमने ऑर्डर प्लेस किया था, आज एक महीने के बाद दोबारा ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो हमारा लीड टाइम क्या होगा, 1 मंथ या 30 डेज होगा, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल हम हर 2 महीने के बाद ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमारा लीड टाइम क्या होगा, 2 मंथ्स या 60 डेज। तो जितना भी एक ऑर्डर दूसरे ऑर्डर के दरमियान जितना टाइम पीरियड जो है वो प्रिवेल करता है, ऐसे टाइम पीरियड को हम लीड टाइम कहते हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसके जरिए हमारा रीऑर्डर लेवल का क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा। ये मेरे पास इलिस्ट्रेशन नंबर 2 दी हुई है। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 को हम जो है वो देखते हैं और उसके मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, कंपनी यूजेज कंपोनेंट एम एट द रेट ऑफ 1500 पर वीक। वो कहता है कि कंपनी हर हफ्ते 1500 यूनिट जो है वो इस्तेमाल करती है, ठीक है। द टाइम बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग द कंपोनेंट इज 5 वीक्स। वो कहता है कि लीड टाइम जो है वो 5 वीक्स है, ठीक है। द रीऑर्डर क्वांटिटी इज 12,000 यूनिट्स। अच्छा, ये जो लफ्ज लिखा है ना, द रीऑर्डर क्वांटिटी 12,000 यूनिट्स, ये हमारे सवाल की कैलकुलेशन के लिहाज से, हमारे सवाल को सॉल्व करने के लिहाज से बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी इस इंफॉर्मेशन की कि आपकी रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है, ठीक है। ये आप इसको फिलहाल इसको इग्नोर कर दें। बाकी हम जब इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो क्वेश्चन को हल करने के लिहाज से हमारे पास फार्मूला क्या होगा, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल। अच्छा, रीऑर्डर लेवल का मैं एब्रीविएशन यूज कर रहा हूँ। रीऑर्डर लेवल को पूरा लफ्ज भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं ROL लिखूंगा और उसका फार्मूला क्या होगा, मैक्सिमम यूजेज मल्टीप्लाई बाई मैक्सिमम लीड टाइम। लीड टाइम को मैं जो है ना वो LT के नाम से लिख रहा हूँ, ठीक है, लीड टाइम। अब हमारे पास हमारे सवाल के अंदर जो है ना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कितना है, 1500 यूनिट्स है, ठीक है। मैं यहाँ पर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो है ना वो लिख रहा हूँ, और लीड टाइम कितना है, 5 वीक्स है, तो ये यहाँ पर मैं 5 लिख रहा हूँ। तो अब हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 7500 यूनिट्स। वो कहता है कि आपका रीऑर्डर लेवल 7500 यूनिट कैलकुलेट हो गया। इसका मतलब ये है कि जिस वक्त आपकी वेयर हाउस के अंदर 7500 यूनिट रह जाएंगे फिर आपने ऑर्डर प्लेस कर देना है। ये है रीऑर्डर लेवल का मतलब। लेवल का मतलब क्या हुआ, मैं जरा थोड़ा सा लेवल को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए जरा, एक, ये देखिए जरा, ये जो है ना एरो के बिल्कुल सबसे टॉप लेवल के ऊपर जो निशान है, इसको क्या कहते हैं, मैक्सिमम यूजेज, ठीक है, मैक्सिमम यूजेज। और ये जो लाइन का बिल्कुल आखिरी कोना है, इसको हम क्या कहेंगे, मिनिमम यूजेज, ठीक है। जिस तरह मैंने एक दफा आपको टॉपिक को स्टार्ट करते वक्त मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि जी लेवल का मतलब ये होता है कि जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो गाड़ी में जो है ना पेट्रोल का एक इंडिकेशन नजर आ रहा होता है कि जी अगर आपका इंडिकेशन ये शो हो रहा है कि जी आपका पेट्रोल का टैंक फुल है, तो वो मैक्सिमम लेवल पर पहुंचा होता है, ठीक है। जैसे ही हम गाड़ी चलाते जाते हैं वैसे वैसे जो है ना वो लेवल कम होता जाता है, और एक लेवल ऐसा आता है कि जी वो ये बताता है
कि जी अब आपका जो है ना वो लेवल बहुत कम हो चुका है, टैंकी का लेवल बहुत कम हो चुका है और उसके अंदर बहुत कम पेट्रोल रह चुका है। अब आप करीबी किसी भी पेट्रोल स्टेशन से जो है वो अपना पेट्रोल डलवा लें, नहीं तो किसी वक्त भी गाड़ी बंद हो सकती है। तो वो जो जब कह रहा होता है कि पेट्रोल डलवा लें, तो उसको हम क्या कहते हैं? मिनिमम लेवल। उसको क्या कहते हैं? मिनिमम लेवल। और एक होता है मैक्सिमम लेवल। तो वो कहना चाह रहा है कि रीऑर्डर लेवल का कॉन्सेप्ट ये है कि जिस वक्त 7500 यूनिट जो है ना रह जाएंगे आपकी वेयर हाउस में, तो आपने नया ऑर्डर प्लेस कर देना है और नया माल खरीदने के लिए जो है ना वो एक्सटर्नल सप्लायर से राब्ता कर लेना है। ये था आपका रीऑर्डर लेवल का क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन भी है मेरे सामने, मैं उसको भी सॉल्व कर देता हूँ, आप भी इसको कोशिश करें ताकि जो है ना इस टॉपिक को हम जल्दी से जल्दी कर लें। ये देखें जी, वैसे दिया भी हुआ है कि 7500 यूनिट्स आपका आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, इसको भी हम जो है ना वो देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। देखें जी, मैं फार्मूले को रहने देता हूँ, बाकी मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो फिर हम यहीं पर ही जो है ना अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेशन नेशनल चेन ऑफ टायर फिटर स्टॉक अ पॉपुलर टायर फॉर विच द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। हम टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 5 कर रहे हैं और उसमें वो ये कहना चाह रहा है कि एक नेशनल टायर फिटर की जो है ना वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो कहता है कि यूजेज क्या है, 175 टायर जो है ना वो पर डे के हिसाब से इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब वो पर डे के हिसाब से 175 टायर इस्तेमाल होते हैं, तो लीड टाइम कितने हैं? 16 डेज। ठीक है, और रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है? 13,000 टायर्स। जिस तरह मैंने पहले कहा कि रीऑर्डर क्वांटिटी को जो है ना आपने इग्नोर कर देना है और आपने सिर्फ और सिर्फ जो है ना बाकी डाटे के ऊपर जो है ना वो तवज्जो करनी है, तो आपका रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट हो जाएगा। इस सवाल के अंदर हमारा जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है वो 175 टायर है। हम यहाँ पे लिख देते हैं 175 टायर, और हमारा जो लीड टाइम है वो है 16 डेज। तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 16 डेज के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैं आपको कैलकुलेट भी कर देता हूँ, 175 मल्टीप्लाई बाई 16, आंसर आ जाएगा 2800। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो हम उसमें से सिलेक्ट करते हैं। चले जी, ये जो ऑप्शन बी है ये हमारे क्वेश्चन को हिट कर रही है। जो ऑप्शन बी है वो हमारी आंसर एग्जैक्ट आंसर के साथ टैली कर रही है, तो हमारा आंसर क्या है? 2800। ठीक हो गया। चले, ये क्वेश्चन भी हो गया, हमारे ये दोनों छोटे छोटे टॉपिक्स मुकम्मल हो गए हैं। अब हम जल्दी से अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि कौन से टॉपिक्स हमारे मजीद रह गए। अच्छा जी, थोड़ा सा सिलेबस को हम दोबारा देख लेते हैं कि सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें कवर हो गई हैं। देखिए ज़रा, हमारे पास जो टॉपिक दिए हुए हैं वो हैं अकाउंटिंग फॉर मटेरियल का, व्हाट इज इन्वेंट्री कंट्रोल, ये मैंने पहले दिन डिस्कस कर लिया था। और ऑर्डरिंग रिसीट एंड इशू रॉ मटेरियल, इसकी बात हमने कर ली थी। लेकिन जहाँ पे लिखा हुआ है रीऑर्डर लेवल, ये अभी हमने कैलकुलेट किया है। मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल और डेंजर लेवल, ये हमने थ्योरेटिकली जो है वो थोड़े से डेफिनेशन वाइज जो है ना वो डिस्कस कर लिए थे। लेकिन आज उसको हम डिटेल डिस्कशन में लेके आएंगे कि हमारा मैक्सिमम लेवल क्या होता है, मिनिमम लेवल क्या होता है और डेंजर लेवल क्या होता है, और इनके फार्मूलाज क्या हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद हमने स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल डिस्कस कर लिया है कि जी रॉ मटेरियल को कहाँ पे स्टोर करते हैं, तो हमने कहा था कि वेयर हाउस में स्टोर करते हैं। और उसमें स्टोर करने के लिहाज से हमने सारी की सारी थ्योरेटिकल डिस्कशन जो है वो इस चैप्टर के शुरू में ही कर ली थी। इन्वेंट्री कंट्रोल लेवल्स को भी हमने जो है वो डेफिनेशन वाइज डिस्कस कर लिया है। बस बाकी उनके फार्मूलाज जो है ना वो आज डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल भी डिस्कस कर लिया है, एबीसी कंट्रोल फॉर इन्वेंट्री भी डिस्कस कर लिया है। और इस तरह हमारे बाकी टॉपिक्स जो है ना वो भी रहते हैं। अकाउंटिंग फॉर मटेरियल कॉस्ट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, फाइफो, लाइफो और एविको, ये हमारे रह गए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आज इनमें से कुछ टॉपिक्स को टच कर लूं और एक अच्छा जो है वो आपका लर्निंग इन्वायरमेंट बन बन जाए। और इसमें से देखेंगे कि अब हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। चलें जी, तो
चलें। आज हमारा टॉपिक है मैक्सिमम एंड मिनिमम इन्वेंट्री, या मैक्सिमम एंड मिनिमम इन्वेंट्री लेवल। अच्छा, इस टॉपिक को हमने डेफिनेशन वाइज जो है वो डिस्कस कर लिया था। आज हम इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे और इसके फार्मूलाज भी देखेंगे कि इनके फार्मूलाज क्या हैं। चलिए जी। अच्छा जी। मैनी इन्वेंट्री सिस्टम विल आल्सो इनकॉर्पोरेट मैक्सिमम एंड मिनिमम इन्वेंट्री वार्निंग्स लेवल्स above or below which respectively inventory should not be allowed to rise or fall। वो कहता है कि जी कभी भी आपने एक ऐसा इन्वेंट्री लेवल जो कि आपका मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल है आपके वेयर हाउस में, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो कितना रॉ मटेरियल होना चाहिए, अगर उतना है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर आपने रखा हुआ है तो फिर उसको ओवर स्टॉकिंग कहेंगे। और जब ओवर स्टॉकिंग हो जाएगी तो फिर क्या नुकसानात होंगे, और अगर जो है वो मिनिमम लेवल से अगर कम चला जाएगा तो फिर उसको अंडर स्टॉकिंग कहेंगे। और जब अंडर स्टॉकिंग हो जाएगी तो उसके क्या नुकसानात होंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे। और इसके जो फैक्टर्स हैं, इन किन किन फैक्टर्स की वजह से मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल जो है हमारा मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल से बढ़ जाता है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि जी हमारा जो इन्वेंट्री लेवल है मिनिमम लेवल से कम हो जाता है, उसको हम डिस्कस करेंगे और उनके फार्मूलाज को देखेंगे। चलें जी। वो कहना चाह रहा है कि इन प्रैक्टिस द मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल इज फिक्स्ड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट। वो कहता है कि जी मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम सेट करते हैं। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ द मटेरियल, वो कहता है कि जी जो मटेरियल की जो कंजम्पशन है उसको मद्देनजर रखते हुए, उसके पीक डेज को मद्देनजर रखते हुए, और उसके पीक कंजम्पशन को मद्देनजर रखते हुए हम उसको सेट करते हैं। और दूसरी बात यह है कि टाइम नीडेड टू ऑब्टेन न्यू सप्लाईज। वो कहता है कि जी इन्वेंट्रीज, न्यू इन्वेंट्रीज खरीदने में काफी टाइम लग जाता है, इसलिए भी हम जो है ना वो मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल को सेट करते हैं। और फिर वो कहता है कि फाइनेंशियल कंसंट्रेशन ड्यू टू द हाई इन्वेंट्री टाइप टाई अप कैपिटल। वो कहता है कि जी बहुत सारा कैपिटल जो है वो टाई अप हो जाता है, इसलिए भी हम उसको मद्देनजर रखते हुए हम मैक्सिमम लेवल को फिक्स करते हैं। ये ना हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है ना सिर्फ इन्वेंट्री में ही डाल के रख दें और हमारी ज़रूरत कम हो और हम इन्वेंट्री ज़्यादा खरीद लें, तो वो ज़्यादा कैपिटल को भी हम बचाने के लिए इस मैक्सिमम लेवल को सेट करते हैं। फिर उसके बाद वो कहता है कि स्टोरेज स्पेस भी हमारे पास महदूद होती है, स्टोरेज स्पेस को भी मद्देनजर रखते हुए हम मैक्सिमम लेवल सेट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मैक्सिमम लेवल सेट किया जाता है। एक्सटेंड टू विच प्राइस फ्लक्चुएशन, फ्यूचर में उम्मीद होती है कि जी प्राइसेस बहुत सारी बढ़ जाएंगी, तो फिर हम उसको भी जेन में रखते हुए मैक्सिमम लेवल सेट करते हैं कि जी हम इतना तो हम खरीद सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, अगर इससे ज़्यादा खरीदेंगे तो हमारा कैपिटल टाइड अप हो जाएगा। और फिर वो कहना चाह रहा है कि एक्सटेंड टू विच द प्राइस फ्लक्चुएशन रिस्क ऑफ चेंजिंग स्पेसिफिकेशन। वो कहता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो है ना इन्वेंट्री ऑब्सलीट भी हो जाती है, पुरानी हो जाती है, या फिर आउटडेटेड हो जाती है। उसके लिहाज से भी हम मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल को जो है ना वो सेट करते हैं कि जी इससे ज्यादा नहीं खरीदेंगे, इतनी तो जरूर खरीदेंगे लेकिन इससे ज्यादा नहीं खरीदेंगे। और फिर नेक्स्ट है कि पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस बाय एवापोर्शन डिटोरिएशन। ये भी अभी मैंने बात की है कि जी जब रॉ मटेरियल जो है ना वो जब पुराना हो जाता है तो फिर वो आउटडेटेड हो जाता है, डिटोरिएट करना शुरू हो जाता है। एवापोर्शन उसकी जो है ना वो जो स्पेसिफिकेशन है वो गिरना शुरू हो जाती है, तो इसलिए भी हम मैक्सिमम इन्वेंटरी लेवल को फिक्स करते हैं। और सीजनल कंसिडरेशन की वजह से भी हम मैक्सिमम इन्वेंटरी लेवल को जो है ना वो फिक्स करते हैं, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को जेन में रखते हुए भी हम इसको फिक्स करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि मिनिमम इन्वेंट्री लेवल को फिक्स क्यों किया जाता है, कौन कौन सी बातों को मद्देनजर रखते हुए मिनिमम इन्वेंट्री लेवल फिक्स करते हैं।
हम अपनी मिनिमम इन्वेंट्री लेवल की एक हद क्यों मुकर्रर करते हैं? उसकी सबसे पहली वजह क्या है? रेट ऑफ कंजम्पशन, जो इस्तेमाल है वो पहले ही बहुत कम है, तो इसलिए हम अपने वेयर हाउस में कम ही इन्वेंट्री रखेंगे। मिनिमम लेवल का मतलब क्या हुआ कि कम से कम कितनी इन्वेंट्री हमारे जो है वो वेयर हाउस में पड़ी होनी चाहिए। दूसरी क्या वजह है? टाइम नीडेड टू ऑब्टेन डिलीवरी ऑफ द सप्लाईज। वो कहता है कि जी हमें बहुत जल्दी जो है ना इन्वेंट्री मिल जाती है, इसलिए भी हम कम से कम इन्वेंट्री जो है ना वो अपने वेयर हाउस में रखते हैं। तो दूसरी वजह ये थी। और तीसरी वजह ये थी कि जी हम इसलिए कम इन्वेंट्री रखते हैं अपने वेयर हाउस में, द कॉस्ट एंड अदर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्टॉक आउट्स। वो कहता है कि स्टॉक आउट होने की वजह से हम इसको कम से कम रखते हैं कि जी हमारा स्टॉक आउट जल्दी नहीं होता, जल्दी जो है ना हम स्टॉक की जो है ना शॉर्टेज को फेस नहीं कर पाते, बल्कि हमारे पास जो है ना वो वाफर स्टॉक पड़ा होता है, इसलिए भी हम उसका मिनिमम लेवल जो है ना वो सेट करते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, चले अब हम इसका फार्मूला देख लेते हैं कि मिनिमम लेवल का फार्मूला होता है, आप भी याद कर लें, रीऑर्डर लेवल। मिनिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल। अभी हमने रीऑर्डर लेवल भी कैलकुलेट किया है, वही रीऑर्डर लेवल जो है ना वो यहां पर लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे इनटू एवरेज यूजेज मल्टीप्लाई बाई एवरेज लीड टाइम। एवरेज यूजेज का मतलब क्या हुआ? एवरेज यूजेज का मतलब ये हुआ कि एवरेज हमें कितना इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और एवरेज लीड टाइम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके रीऑर्डर लेवल में से माइनस कर देंगे, तो हमारा मिनिमम लेवल कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट करते हैं। दोबारा मैक्सिमम लेवल के लिए रीऑर्डर लेवल को लेना है और उसमें प्लस कर देना है रीऑर्डर क्वांटिटी, और इन दोनों को प्लस करने के बाद माइनस करना है मिनिमम यूजेज मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेज मल्टीप्लाई बाय मिनिमम लीड टाइम, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमने रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी को जो प्लस किया था इसमें से माइनस कर देंगे, तो आपका मिनिमम मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट हो जाएगा। ये दो बातें बहुत अहम हैं जिसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, ये मैं आपके सामने रखता हूँ और आपको समझाता हूँ, और आपने ये वाली दो चीजें पढ़ने के बाद डिसीजन मेकिंग जो है ना वो करना सीख जाएंगे। वो कहता है कि इफ एट एनी टाइम इन्वेंट्रीज फॉल बिलो द मिनिमम लेवल, वो कहता है कि एक खास लेवल को हमने जब मिनिमम लेवल कह दिया, तो आपके वेयर हाउस में अगर एंडिंग इन्वेंट्री इससे भी कम हो गई, अगर आपकी एंडिंग इन्वेंट्री इससे भी कम होगी, मसलन मैं उसकी मिसाल देता हूं कि हमने मिनिमम लेवल ये सेट किया था कि हम 500 यूनिट कम से कम हर वक्त अपने पास रखेंगे, और हमारा इस वक्त एक्चुअली तौर पर जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो 400 यूनिट है। तो जब 400 यूनिट है तो फिर इसका मतलब है कि आपके मिनिमम लेवल से भी नीचे गिर गई है। तो वो कहता है कि जब ये नीचे गिर जाती है, दिस इज अ वार्निंग दैट यूजेज और लीड टाइम आर अबव एवरेज। वो कहता है कि वो इस चीज को शो कर रही है, ये वार्निंग दे रही है कि जो आजकल जो आपका जो इस्तेमाल है, और जो आजकल आपका जो लीड टाइम है वो एवरेज से बढ़ गया है। आजकल वो ये बताना चाह रहा है कि जब आपका मिनिमम लेवल से भी आपकी एंडिंग इन्वेंट्री जो है ना वो मिनिमम लेवल से भी गिर जाती है, तो ये शो कर रहा होता है कि आपका एवरेज यूजेज बढ़ता जा रहा है और आपका एवरेज लीड टाइम भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। दस द स्टोर कीपर विल नीड टू कीप एन आई ऑन द इन्वेंट्री लेवल्स एंड बी प्रिपेयर टू प्लेस एन इमरजेंसी ऑर्डर इफ द इन्वेंट्रीज गेट टू लो। वो कहता है कि अगर इसी तरीके से उसको जो है ना वो स्टोर कीपर को जो है ना वो एंडिंग इन्वेंट्री के लेवल पे जो है ना वो नजर रखनी पड़ेगी, और जैसे ही उसको पता चलेगा कि आपके जो एंड इन्वेंट्री के लेवल्स हैं या आपकी जो इन्वेंट्री है स्टोर रूम में वो कम होती जा रही है, तो उनको एक इमरजेंसी ऑर्डर भी प्लेस करने के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये बात है कि एक तो मैंने दो बातें बतानी है, एक तो मैंने आपको मिनिमम लेवल के लिहाज से बात बतानी है, दूसरी मैंने आपको मैक्सिमम लेवल के लिहाज से बतानी है। मिनिमम लेवल के लिहाज से वो ये बात बतानी है कि आपकी अगर एंडिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो स्टोर रूम में मिनिमम लेवल से गिरती जा रही है, तो फिर स्टोर कीपर को नजर रखनी पड़ेगी, और जैसे उसको पता चलेगा कि मुसलसल जो है ना वो आपका मिनिमम स्टॉक लेवल से कम एंडिंग इन्वेंट्री आ रही है, तो फिर आपको एक इमरजेंसी ऑर्डर प्लेस करना है, ये आपने डिसीजन लेना है। दूसरा इसके अपोजिट, अगर आपकी इन्वेंट्रीज राइज अबव द मैक्सिमम लेवल, आपने एक मैक्सिमम लेवल सेट किया हुआ है, आपकी जो स्टोर रूम में जो इन्वेंट्री है एक्चुअली तौर पर जो इन्वेंट्री है वो मैक्सिमम लेवल से भी ज्यादा शो हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देन द यूजेज और लीड टाइम हैव एक्चुअली बीन लोअर देन द एक्सपेक्टेड मिनिमम।
वो कहता है कि जितना आपने सोचा था उससे भी आपका जो है ना वो यूसेज और लीड टाइम जो है ना वो बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है। इफ इट इज यूसेज दिस मे इंडिकेट अ जनरल डिक्लाइन इन द डिमांड। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि आपकी सेल्स डिमांड घट गई है। जब सेल्स डिमांड घट जाती है तो फिर कम रॉ मटेरियल यूटिलाइज होता है, कम रॉ मटेरियल यूटिलाइज होता है तो फिर वो मैक्सिमम लेवल से भी ज्यादा बचा हुआ रहता है। हर वक्त जो है ना मैक्सिमम लेवल से ज्यादा बचा हुआ रहता है। तो फिर क्या होता है? तो वो ये शो करता है कि आपकी डिमांड घट गई है, आपकी जो है वो पीक डेज खत्म होते जा रहे हैं और आप डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। और इस वक्त सीजन जो है ना वो कम होता जा रहा है, बल्कि सीजन खत्म होने की तरफ जा रहा है। और फिर उसमें आपने क्या करना है? तो कहता है कि एंड द ऑर्डर क्वांटिटीज should be reviewed to avoid holding excess inventory with associated holding cost। वो कहता है कि फिर आपको अपना ऑर्डर लेवल जो है वो कम करना पड़ेगा, ताकि जो है ना वो अगर आप अपना ऑर्डर लेवल कम ना किया आपने तो फिर क्या होगा कि आप उतना ही रॉ मटेरियल दोबारा मंगवाएंगे और जरूरत उतनी नहीं होगी। तो फिर क्या होगा कि हमें हमें होल्डिंग कॉस्ट भी ज्यादा अदा करनी पड़ेगी और हमारा जो कैपिटल है वो भी टाइड अप हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपनी मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल कि को जो है ना वो हर वक्त जो है ना वो ऑब्जर्व करते रहना है। अगर जो है वो मिनिमम लेवल से कम है तो इसका मतलब डिमांड बढ़ गई है, मैक्सिमम लेवल से ज्यादा है तो इसका मतलब डिमांड घट गई है। डिमांड घट जाए तो फिर हमें कम खरीदना पड़ेगा, कम खरीदेंगे तो कम होल्डिंग कॉस्ट अदा करेंगे, कम होल्डिंग कॉस्ट अदा करेंगे तो कम जो आपका कैपिटल टाइड अप होगा। तो ये बातें आपने याद रखनी है कि मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल के लिहाज से। ठीक हो गया? चले, अब हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन या वैल्यूइंग इन्वेंट्री, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा, इस टॉपिक के अंदर मैं आपको पहले थोड़ा सा एक जनरल व्यू देता हूं कि वैल्यूइंग इन्वेंट्री क्या है। बहुत आसान सा टॉपिक है। वैल्यूइंग इन्वेंट्री से क्या मुराद है कि हमने ये कैलकुलेट करना है कि जिस वक्त हम रूटीन में जब इन्वेंट्री खरीद रहे होते हैं और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जो है ना रिक्वेस्ट पे उसको भिजवा भी रहे होते हैं, और फिर बाद में आपके पास फिर जो है ना वो इन्वेंट्री कम हो जाती है, फिर आप खरीदते हैं, फिर इशू करते हैं, फिर खरीदते हैं, फिर इशू करते हैं। इस तरह हम सारा साल जो है ना यही काम करते रहते हैं। वैल्यूइंग इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट ये है कि एक खास टाइम पीरियड के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे कि अब हमारी एंडिंग इन्वेंट्री कितनी बच गई है। वो जो कैलकुलेट करते हैं कि अब इस वक्त एंडिंग इन्वेंट्री की क्या सिचुएशन है, कितना माल बचा पड़ा है आपके स्टोर रूम में, उस बचे हुए माल की कीमत को कैलकुलेट करना वैल्यूइंग इन्वेंट्री कहलाता है, या उसको हम क्या कहते हैं, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कहलाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एंडिंग इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिहाज से, कैलकुलेट करने के लिहाज से हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमने परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को दोबारा एक दफा दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। गो कि मैंने इसकी डेफिनेशन पहले से दी है आपको कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम ये कहता है कि आपने रियल टाइम में अपनी इन्वेंट्रीज को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनकॉर्पोरेट करना है। आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपनी इन्वेंट्री को, जब हम खरीद रहे होते हैं, इशू कर रहे होते हैं, फिर खरीद रहे होते हैं, फिर इशू कर रहे होते हैं, तो कहता है कि जैसे ही आपने खरीद ली या जैसे ही आपने इशू कर दी, आपने उसी वक्त ही उसको रिकॉर्ड कर लेना है। जब उसी वक्त उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमने परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया हुआ है। और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम ये कहता है कि आपकी जिस वक्त इन्वेंट्री लेटेस्ट टाइम पीरियड के मुताबिक रिकॉर्ड होती रहेगी तो आपकी इन्वेंट्री सिस्टम जो है वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देगा एंडिंग इन्वेंट्री की। और जब एंडिंग इन्वेंट्री की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देगा तो हमें पता चल जाएगा कि इस वक्त हम जो है वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं या नहीं प्लेस कर सकते, क्योंकि हमने मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल सेट किया होता है, फिर हम उसी के लिहाज से अपने ऑर्डर को प्लेस करते हैं। इसको हम थोड़ा सा बुक से भी रीड आउट कर लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम इज द रिकॉर्डिंग एज दे अकर ऑफ रिसीट। वो कहता है कि जैसी रिसीट होगी हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया। इशू एंड द रिजल्टिंग बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल आइटम ऑफ इन्वेंट्री इन आइदर क्वांटिटी और
क्वांटिटी एंड वैल्यू। वो कहता है कि जैसी जो है ना इन्वेंट्री खरीदेंगे हम रिकॉर्ड कर लेंगे, जैसे इशू करेंगे हम रिकॉर्ड कर लेंगे, और फिर वो हमें एक्चुअली तौर पर एग्जैक्ट फिगर बता रहा होगा कि कितना माल की क्वांटिटी बच गई है और कितनी उसकी कीमत पड़ी हुई है। ये कैलकुलेट करना जो है ना परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम का काम है। चले जी, मजीद इसकी बुलेट्स देख लेते हैं। इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स आर अपडेटेड यूजिंग स्टोर लेजर कार्ड एंड बिन कार्ड। वो कहता है कि जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है इसको अपडेट करने के लिहाज से हम इन्वेंट्री लेजर कार्ड भी यूज करते हैं और बिन कार्ड भी यूज करते हैं। ये मैं थोड़ा थोड़ा आपको जो है ना एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले मैं आपको बिन कार्ड एक्सप्लेन करता हूँ कि बिन कार्ड क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि स्टोर लेजर कार्ड क्या होता है। देखिए, बिन कार्ड का मतलब क्या होता है। आपने अक्सर देखा होगा जो बच्चे जो है वो लाइब्रेरी यूज करते हैं, तो लाइब्रेरी के यूज करने के लिहाज से हर स्टूडेंट को एक कार्ड जारी होता है। ठीक है, हर स्टूडेंट को एक कार्ड जारी होता है और उस कार्ड के ऊपर लिखा होता है कि ये कार्ड जो है फॉर एग्जांपल इस स्टूडेंट का है और उस इस स्टूडेंट ने जो है ना वो कौन कौन सी किताबें इशू करवाई हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टूडेंट का कार्ड जिसके ऊपर जो है ना लिखा होता है कि कौन कौन सी किताबें इशू करवाई हैं। एक होता है बिन कार्ड। बिन कार्ड का मतलब होता है कि जो इन्वेंट्री हमने खरीदी हुई है, हमारे वेयर हाउस में मुख्तलिफ किस्म की इन्वेंट्रियां पड़ी होती हैं। जैसे मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ कि जी ये फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि जी ये पेंसिलें पड़ी हुई हैं। पेंसिलों का जो स्टॉक है वो फॉर एग्जांपल 1,000 पेंसिलें पड़ी हुई हैं, तो पेंसिलों के बाहर एक कार्ड बनाकर लगा दिया जाएगा कि इस वक्त 1,000 पेंसिलें पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब जैसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहेगा कि जी 200 पेंसिलें भिजवा दे, तो फिर क्या होगा, स्टोर कीपर क्या करेगा, 200 पेंसिल भिजवा देगा और स्टोर के जो बिन कार्ड है उसके ऊपर मेंशन कर देगा कि पहले हमारे पास पड़ी हुई थी 1,000 पेंसिलें, उसके बाद 200 इशू होगी, अब कितनी पड़ी हुई है 800। जब हम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन बिन कार्ड के ऊपर मेंशन करेंगे कि जी कितनी इस वक्त जो है ना वो पेंसिलें पड़ी हुई हैं, कार्ड के ऊपर भी लिखा होगा 800 रुपये, और फिजिकल तौर पर जब गिन के देखेंगे तो पेंसिलें पड़ी हुई 800, तो इसका मतलब है कि बिन कार्ड और फिजिकल स्टॉक जो है वो टैली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर इन्वेंट्री के ऊपर उसका कार्ड लगा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बिन कार्ड। दूसरी चीज, स्टोर लेजर कार्ड। स्टोर लेजर कार्ड क्या होता है। स्टूडेंट लेजर कार्ड में और बिन कार्ड में थोड़ा सा फर्क है, दोनों ही एक जैसी चीजें हैं। लेकिन स्टोर लेजर कार्ड में क्या होता है, क्वांटिटी भी लिखी होती है और वैल्यू भी लिखी होती है, लेकिन बिन कार्ड के ऊपर सिर्फ क्वांटिटी लिखी होती है। दोनों का मकसद सेम होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है कि स्टोर लेजर कार्ड के ऊपर जो है ना वो क्वांटिटी भी लिखी होती है और वैल्यू लिखी होती है, बिन कार्ड के ऊपर सिर्फ क्वांटिटी लिखी होती है और वैल्यू नहीं लिखी होती। चले जी, एक स्टोर लेजर कार्ड की मैं एक आपको जो है ना वो एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, एक फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ आपको। इसको देख करके सारी चीजें समझ आ जाएंगी। मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। देखिए, स्टोर लेजर कार्ड कुछ इस तरह है। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है कि उस इन्वेंट्री का नाम क्या है, उसके कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं, लोकेशन कौन सी है। ठीक है, मसलन ब्रांच के कौन सी लोकेशन में है, फर्स्ट फ्लोर पे है, ग्राउंड फ्लोर पे है, कौन सी लोकेशन पे है, कोड क्या है, उस इन्वेंट्री का कोड क्या है, मैक्सिमम लेवल क्या है, मिनिमम लेवल क्या है, रीऑर्डर लेवल क्या है, रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है, ये सारा कुछ मेंशन किया होता है। और ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट करना सीख भी ली है। ठीक है, फिर क्या होगा, इंटरेस्टिंग बात सुने। चार किस्म के कॉलम बनते हैं यहाँ पर। मैं आपको जब टॉपिक हमारा ज़रा एडवांस जाएगा, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो है वो डेट का कॉलम होता है, फिर रसीट्स का कॉलम होता है, फिर इशू का कॉलम होता है, और फिर और ऑर्डर का कॉलम होता है। ठीक है, अच्छा, फिर रिसीट्स का मतलब क्या है कि जी कितनी क्वांटिटी खरीदी और कितनी वैल्यू है। इशू का मतलब क्या है, कितनी क्वांटिटी इशू कर रहे हैं और उसकी वैल्यू क्या है। और ऑर्डर, कितनी क्वांटिटी जो है वो ऑर्डर की है और उसकी वैल्यू क्या है। ये सारे का सारा जो है हम मेंशन करते हैं स्टोर लेजर कार्ड के ऊपर। ठीक हो गया, चले आगे चलते हैं थोड़ा सा। वो कहते हैं कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज इंपॉर्टेंट। इन्वेंट्री वैल्यूएशन बहुत अहम है। किस लिहाज से अहम है, वो कहते हैं कि दो वजूहात के लिहाज से इन्वेंट्री को कैलकुलेट करना अहम है। सबसे पहली बात, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिहाज से। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है कि
जब कभी भी कंपनी पूरा साल बिजनेस कर लेती है तो पूरा साल बिजनेस करने के बाद अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? चार किस्म की स्टेटमेंट्स होती हैं। एक होती है इनकम स्टेटमेंट, एक होती है बैलेंस शीट, एक होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट और तीसरी होती है स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी। ये चार किस्म की स्टेटमेंट्स जो है ना वो साल के आखिर में बनती हैं और बना के कंपनी की मैनेजमेंट को पेश की जाती हैं कि जी हमने इस साल इतना पैसा कमाया, इतने हमारे एसेट्स हैं, इतने हमारे कैश फ्लोज हैं और इतनी हमारी इक्विटी इस वक्त प्रिवेल कर रही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो जिस वक्त मैनेजमेंट के सामने पेश की जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कहते हैं। अब ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ही तो एक हिस्सा है कि हमारा कितना माल आया, कितना गया, कितना बिका, कितना यूटिलाइज हुआ और अब एंडिंग इन्वेंटरी कितनी पड़ी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में काम आती है। दूसरी बात कॉस्टिंग में काम आती है। वो कहता है कि जी जब कभी भी हम स्टोर लेजर कार्ड बनाते हैं तो वहां पे हमें ये पता चलता है कि हमने इस साल कितना रॉ मटेरियल इशू किया, कितनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और कितनी एंडिंग इन्वेंट्री बची पड़ी है। तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन करना जो है वो क्या होता है? कॉस्टिंग कहलाता है। तो वो कहता है कि जी दो वजूहात के लिहाज से हमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन हमारे लिए अहम है, एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिहाज से और एक कॉस्टिंग के लिहाज से। चलें जी, अब हम देखते हैं कि जी इन्वेंट्री वैल्यूएशन के कितने मेथड हैं और उनको कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फिर ये आप सुन लें कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन करने के बेसिकली तीन मेथड हैं। पहले मेथड का नाम क्या है? फाइफो। दूसरे मेथड का नाम क्या है? लाइफो। और तीसरे मेथड का नाम क्या है? एविको या वेको। अच्छा, ये एविको क्या है? एविको एक एब्रिविएशन है। एविको का मतलब ये होता है एवरेज कॉस्टिंग मेथड। एवरेज कॉस्टिंग मेथड। और वेको का मतलब क्या होता है? वेटेड एवरेज कॉस्टिंग मेथड। वेटेड एवरेज कॉस्टिंग मेथड। तो चाहे एविको कह लें, चाहे वेको कह लें, चाहे इसको जो है ना वो डिटेल से इसका नाम बोल दें। एविको का क्या मतलब है? एवरेज कॉस्टिंग। और वेको का मतलब क्या है? वेटेड एवरेज कॉस्टिंग। और ये तीन मेथड हैं। इसके जरिए, इन तीनों मेथड के जरिए हम वैल्यूएशन ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। मेरा ख्याल है आप लोगों ने जो है वो ऑपरेशनल लेवल वन में फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये टॉपिक पढ़ा होगा। उस वहां पर तो आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिहाज से पढ़ा था, अब यहाँ पर आप कॉस्टिंग के लिहाज से पढ़ेंगे। तो मेरा ख्याल है आपको इसकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग तो जरूर होगी, लेकिन मैं फिर भी इस टॉपिक को जो है ना वो डिटेल से डिस्कस करूंगा ताकि आपको कॉस्टिंग के लिहाज से भी इसकी समझ आ जाए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जी वैल्यूएशन ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी में हमारे पास तीन मेथड है। तीन मेथड में इससे पहला मेथड है फाइफो। फाइफो का जिस तरह एब्रिविएशन लिखा हुआ है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यहां पर देखिए जरा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इसका मतलब क्या है? फर्स्ट इन का मतलब ये होता है कि जो रॉ मटेरियल वेयर हाउस में पहले एंटर हुआ है उसको कहते हैं फर्स्ट इन। एंड फर्स्ट आउट इसका मतलब ये हुआ कि जब स्टोर डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट आएगी कि जी हमें माल इशू कर दे या हमें माल भिजवा दे, हमने प्रोडक्शन करनी है, तो फिर हम क्या करेंगे? जो माल पहले आया होगा उसको पहले इशू करेंगे। फर्स्ट आउट का मतलब क्या हुआ? पहले इशू करेंगे। मसलन मैं ये कहता हूं कि एक रॉ मटेरियल आया पहली तारीख को, एक आया दो तारीख को, एक आया तीन तारीख को। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के मुताबिक जो है कौन से माल को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सबसे पहले भिजवाएंगे? जो पहली तारीख को खरीदा था उसको पहले भिजवाएंगे। और जरूरत होगी तो फिर दूसरी तारीख वाले को उठा के देंगे। और जरूरत होगी तो फिर तीसरी तारीख वाला उठा कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम तरतीब से चलेंगे। जो पहले आएगा उसको पहले भिजवाएंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में भिजवाएंगे। तो एक ऐसा मेथड जिसके जरिए हमने अपनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी है, फाइफो मेथड के तहत हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो चले एक क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और उसमें हमने फाइफो मेथड के तहत उसको हल करने की कोशिश करते हैं। देखें जी, इलिस्ट्रेशन नंबर 6 है मेरे पास, पेज नंबर 156 है, प्रिंटेड पेज 127 है। लिखा हुआ है एम लिमिटेड had the following material transaction during the first week in the March। वो कहता है कि जी ओपनिंग इन्वेंट्री 1 मार्च को कितनी पड़ी हुई थी? 10 यूनिट पड़े हुए थे और 2 रुपए के हिसाब से पड़े हुए थे। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताता जाता हूँ, गो कि आपको इसमें काफ़ी सारी अंडरस्टैंडिंग है। मैं मज़ीद थोड़ा सा जो है ना वो इसमें ऐड कर देता हूँ कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री है इसका मतलब ये होता है कि जी जब कभी भी
कंपनी अपना अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट करती है, तो अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट करते वक्त तो ये देखती है कि जी हमारे पास पिछला कोई माल अगर बचा पड़ा है, तो पिछला बचे हुए माल को हम नए साल में या नए महीने में हम उसको ओपनिंग इन्वेंट्री कहते हैं। पिछले महीने में या पिछले साल में जो बचा होगा उसको क्लोजिंग इन्वेंट्री कहेंगे, लेकिन नए महीने में या नए साल में उसको हम ओपनिंग इन्वेंट्री कहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मार्च के महीने में हमने बिजनेस स्टार्ट किया, या मार्च के महीने में अपने बिजनेस की अकाउंटिंग की रिकॉर्ड को चेक किया, तो पता चला कि हमारे पास पहले से 10 यूनिट पड़े हुए हैं और 1 यूनिट की कीमत कितनी है, 2 रुपये है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 10 यूनिट पड़े हुए हैं और 1 यूनिट की कीमत 2 रुपये है, तो टोटल कीमत कितनी हो जाएगी, 20 रुपये हो जाएगी या $20 हो जाएगी। और ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, 10 × 2 करेंगे। ठीक हो गया। फिर हमने क्या किया, रसीट, फिर हमने नया माल खरीदा, फिर हमने क्या किया, इशू किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को माल इशू कर दिया, फिर हमने नया माल खरीद लिया, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू कर लिया। वो कहता है कि ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन हुई है मार्च के महीने में, और आप इसको जो है वो फाइफो के तहत सॉल्व करके दिखाएं। ठीक है, चलें जी। इस टॉपिक को मैं ऐसे ही आपके सामने जो है ना वो गो थ्रू करूंगा, लिख कर नहीं करूंगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो आपने की हुई है। मैं सिर्फ आपको जो है ना वो सिर्फ टॉपिक को रिवाइज कर रहा हूँ, ताकि जो है वो आपको सारी बातें पिछली याद आ जाए। तो देखिए, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि इस सवाल के अंदर जो है ना वो 4 मेन कॉलम होंगे। आपने क्या करना है, 4 मेन कॉलम बनानी है। पहले कॉलम का नाम क्या होगा, डेट। दूसरे कॉलम का नाम क्या होगा, रसीट्स। तीसरे कॉलम का नाम क्या होगा, इशू। और चौथे कॉलम का नाम क्या होगा, बैलेंस। अब मैं इन कॉलम्स के नाम भी आपको रिवाइज करवा देता हूँ। डेट का मतलब ये है कि किस डेट को हमने माल खरीदा या किस डेट को हमने इशू किया। रसीट का मतलब क्या होगा, इस रसीट की कॉलम में सिर्फ जितनी दफा माल खरीदेंगे बस इस कॉलम में वही लिखेंगे। इशू के कॉलम में सिर्फ जितना इशू करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, इस कॉलम में वही लिखेंगे। और बैलेंस का मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास कितने यूनिट्स बचे पड़े हैं, जो बचे पड़े होंगे उसको हमने बैलेंस में लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है ओपनिंग बैलेंस। कितने यूनिट थे, ओपनिंग बैलेंस जो है वो बैलेंस में ही लिखना है, ये बात याद रख लें। ओपनिंग बैलेंस हो या एंडिंग बैलेंस हो, वो आपने इसी कॉलम में लिखना है। ठीक हो गया। तो कितने यूनिट्स थे, 10 यूनिट्स थे क्वेश्चन के मुताबिक। 2 रुपए का 1 यूनिट था, तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आ गया, 20। यहां तक बताएं, यहां तक समझ आ रही है आपको। जैसे ही ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे और आपके सवाल की डेट चेंज होगी, आपने इसको लाइन लगा देनी है। ये जो लाइन लगी हुई है, लाइन लगाने का मकसद ये है कि डेट, इस डेट तक जो हमने काम करना था कर लिया। फिर हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2 मार्च को हमने नया माल खरीदा। जब नया माल खरीदा तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मार्च लिखेंगे। ठीक है। फिर लिखेंगे कितने यूनिट खरीदे हैं, देख लेते हैं कितने यूनिट खरीदे हैं। हमने 2 मार्च को 70 यूनिट खरीदे हैं और 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से खरीदे हैं। तो हम क्या करेंगे, 70 अलहदा लिखेंगे, 2 रुपये 20 पैसे अलहदा लिखेंगे। ये लिखेंगे 70, ये 2 रुपये 20 पैसे। और फिर हमने 70 मल्टीप्लाई बाई 2 रुपये 20 पैसे, तो आंसर आ जाएगा 154। तो हमारी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 154 आ जाएगी। यहां तक बताएं कि जब कभी भी हम नया इन्वेंट्री खरीदेंगे, तो फिर कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, रिसीट्स के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। और फिर उसके बाद, चूंकि ये अभी माल नया नया खरीदा है, तो इसको जाके रखवा देंगे हम स्टोर रूम में। जब स्टोर रूम में रखवाएंगे तो हमारे पास पहले से रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है 10 यूनिट, उसके अंदर 70 यूनिट मजीद जो है वो हम स्टोर में रखवा देंगे। तो इस तरह हमारे पास 2 किस्म का माल पड़ा होगा। हमारी जो बैलेंस होगा, 10 यूनिट पहले वाले और 70 यूनिट अब वाले। अच्छा, यहां पर एक टेक्निकल तौर पर ये बात याद रखनी है कि जैसे ही डेट चेंज होती है, तो हमने एक छोटी सी चीज का ख्याल करना है। जैसे ही नया माल खरीदेंगे, नया माल खरीदने से पहले जो पिछली डेट का जो बचा हुआ माल है उसको अगली डेट के अंदर जो है ना वो शिफ्ट कर लेंगे। जिस तरह देखें, मैंने बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस लिखा है, 10 यूनिट्स लिखे हैं, 2 रुपए के हिसाब से 20 रुपए की जो बैलेंस लिखा हुआ है। जैसी डेट चेंज होगी आपने लाइन लगानी, लाइन लगाने के बाद इसको दोबारा लिख देना है। जैसे ही दोबारा लिख देंगे, फिर नया माल खरीदेंगे और नया माल को जो है ना वो इसके नीचे टैग लगा देंगे। अब हमारे पास दो अलग अलग किस्म का माल पड़ा हुआ है। एक 10 यूनिट पड़े हुए हैं 2 रुपए के हिसाब से, जिसकी टोटल वैल्यू $20 है। और फिर हमने देखा कि 70 यूनिट मजीद खरीदे हैं, और 1 यूनिट की कीमत कितनी है, 2.2 पर यूनिट, और टोटल वैल्यू कितनी है, 154। अब हमारे से अगर पूछा जाए कि 2 मार्च
वाले दिन हमारे पास कितनी वैल्यू का बैलेंस बचा पड़ा है, तो हम इन दोनों को जमा करके जवाब देंगे। तो हमारे पास कितना बैलेंस बचा पड़ा है, 28 है, 154 एक है, 174 जो है वो हमारे पास 2 तारीख तक माल बचा पड़ा है। और अब जब कभी भी नया माल इशू करने के लिए रिक्वेस्ट आएगी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब कभी भी मांगेगा तो हमने इन्हीं 10 और 70 यूनिट में से हमने ये माल इशू करना है। ठीक है, चूंकि हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का ये मतलब होता है कि जो माल पहले आया उसको पहले इशू करेंगे। तो पहले इशू करने के लिहाज से हमने लॉजिक क्या जेन में रखनी है कि हमारे पास पहले के लिहाज से 10 यूनिट पड़े हुए हैं और बाद वाले यूनिट्स के लिहाज से 70 पड़े हुए हैं। अगर हमें स्टॉक इशू करना पड़ गया तो फिर हम 10 यूनिट को पहले इशू करेंगे और बाकी यूनिट्स को 70 में से इशू करेंगे। अब देखिए हमारे सवाल के मुताबिक इशू करना पड़ रहा है 3 मार्च को। हमने 3 मार्च को स्टॉक इशू करना है और उसमें 40 यूनिट इशू करने हैं। अब आपने इसके बारे में डिसाइड करना है कि 40 यूनिट किस तरह इशू करेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तहत पहले 10 यूनिट इशू करेंगे। टोटल 40 में से 10 यूनिट इशू हो गए, बाकी 30 यूनिट पजीर इशू करेंगे। वो जो 30 यूनिट इशू करेंगे वो 70 में से उठाकर इशू करेंगे। जब 70 में से उठाकर इशू करेंगे तो इस 70 में से 30 जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भिजवा देंगे। पर यहाँ सब 30 में से बाकी कितने रह जाएंगे, 40 यूनिट्स रह जाएंगे। देखिए जरा क्वेश्चन में इसकी क्या जो है ना वो प्रेजेंटेशन है, ताकि जो है ना हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें। चले जी, सबसे पहले तो हम जो है वो डेट की कॉलम में डेट लिखेंगे। फिर हम इशू की कॉलम में ट्रांजैक्शन करेंगे। ये बात जेन में रख लें कि इशू की अलग ट्रांजैक्शंस होंगी और रिसीट्स की अलग ट्रांजैक्शंस होंगी। अब देखिए, जिस तरह मैंने बताया था उसी तरीके से लिखा हुआ है। 10 यूनिट्स हैं, 2 रुपए के हिसाब से 20। क्लियर हो गया। हमने टोटल कितने यूनिट इशू करने हैं, 40। 40 में से 10 इशू कर दिए हैं। अब हम मजीद कितने यूनिट इशू करेंगे, 30 यूनिट इशू करेंगे। देखेंगे कि हमारे पास बैलेंस की कॉलम में 30 यूनिट जो इशू कर रहे हैं उसकी 1 यूनिट की प्राइस क्या लिखी हुई है, 2.2 लिखी हुई, एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और 30 × 2/2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 66। ठीक है, अब ये देखिए कि हमारे सवाल के अंदर 20 अलग इशू है और 66 अलग इशू है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 86। इसका मतलब ये हुआ कि हमने $86 का जो स्टॉक है वो इशू कर दिया है। अब हम अपनी पोजीशन देखते हैं कि इस वक्त हमारे पास कितना स्टॉक बचा पड़ा है। हमने देखा कि हमारे पास पिछली डेट के ऊपर 10 यूनिट जो इशू बैलेंस में पड़े हुए थे वो हमने इशू कर दिए, वो तो खत्म हो गए। अब इस 70 में से भी जो है ना 30 यूनिट्स जो है ना वो इशू हो गए, तो बाकी कितने रह गए, 40 यूनिट्स। जो 40 यूनिट्स रह गएंगे उसको हमने क्या करना है, एंडिंग इन्वेंट्री में मेंशन कर देना है। और इसी तरह 40 यूनिट्स की क्वांटिटी भी लिख दी है, 40 यूनिट्स के लिहाज से उनकी पर यूनिट प्राइस भी लिखनी है, और 40 × 2.2 करेंगे तो 88 आपकी एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। फिर हमने देखना है क्वेश्चन के अंदर कि हमने मजीद 4 मार्च को नया माल खरीद रहे हैं, और नए माल की कितनी यूनिट्स हैं, 50 यूनिट्स हैं, और उसकी पर यूनिट प्राइस कितनी है, 2.3 है। इसको हमने रिसीट की कॉलम में लिखना है। देखिए जरा किस तरह, रिसीट की कॉलम में लिखा हुआ है 50 × 2.3, और ये टोटल कितना बन गया, 153। और मैंने आपको बताया था, आपको एक दफा दोबारा बता देता हूँ कि जब नया माल खरीदेंगे तो फिर हमने स्टॉक को, पिछली डेट वाला स्टॉक नई डेट के लिहाज से नीचे उतार लेना है। तो देखिए 40 जिस तरह एज इट इज लिखा हुआ था, हमने लाइन लगाने के बाद दोबारा इसको नीचे उतार लिया। तो ये एज इट इज लिख दिया। अब हम जब नया माल खरीदेंगे तो इसके नीचे टैग लगाएंगे। ठीक है, 50 यूनिट्स अब नए खरीदे हैं तो 40 के नीचे 50 लिखेंगे, उसका रेट लिखेंगे, उसकी अमाउंट लिखेंगे, और इस तरह उसका टोटल कर देंगे। वैल्यूज का टोटल कर देंगे, और वैल्यूज का टोटल क्या बनेगा, 88 + 115, आंसर आ जाएगा 203। चलें जी, अब नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन क्या है, 5 मार्च को हम स्टॉक इशू कर रहे हैं। ये बात याद रखें कि 5 मार्च को जब स्टॉक इशू करेंगे तो इशू की कॉलम में हमने जो है वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। ये याद रहे, गलती नहीं करनी है आपने। इशू की कॉलम में इशू की अमाउंट लिखनी है, और रसीद की कॉलम में रसीद की अमाउंट लिखनी है। और जब इशू कर लें या रसीद कर लें, रसीद या इशू करने के बाद जो यूनिट्स बच जाएंगे उसको हमने बैलेंस की कॉलम में लिखना है। चलिए देखते हैं कि 70 यूनिट हम किस तरह इशू कर रहे हैं। आप भी अपनी अंडरस्टैंडिंग मेरे सामने रखें कि हमारे सामने 40 यूनिट्स एक पड़े हुए हैं, 50 यूनिट्स एक पड़े हुए हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये कहता है कि जो पहले पड़े होते हैं उनको पहले इशू करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले कौन से यूनिट्स पड़े हुए हैं, 40 यूनिट्स पड़े हुए हैं, तो 70 यूनिट्स इशू करने के लिहाज से पहले 40 यूनिट्स को इशू कर लेते हैं। 40 उनकी प्राइस जो है वो बैलेंस में से उठा लेंगे, 2.2 है, और आपकी
70 में से 40 यूनिट्स की डिटेल ये आ गई। बाकी मजीद कितने इशू करने हैं? 30। तो 30 कौन से करेंगे? उसके बाद हमारे पास 50 यूनिट पड़े हुए हैं ₹2.30 के हिसाब से, यहीं से उठा के बाकी 30 यूनिट भी इशू कर देंगे। जब 30 यूनिट इशू करेंगे तो इसको एज इट इज 30 ही लिखेंगे, और फिर देखेंगे कि 50 में से 30 चले गए हैं, बाकी कितने रह गए? 20 यूनिट रह गए हैं। तो 20 यूनिट देखिए आपका एंडिंग बैलेंस में लिखा हुआ है, 20 मल्टीप्लाई बाय 2.3, तो आंसर आ जाएगा 46। और हमारी इशू का टोटल भी कितना आ जाएगा? 157। यहां तक बताएं, आपको इसका मैकेनिज्म समझ आ गया? यहाँ पर अगर कोई इशू है किसी किस्म की, कोई जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे बताएं ताकि मैं इसको दोबारा डिस्कस करूं। अच्छा, अब ये देखें कि जब कभी भी हमारे से पूछा जाएगा कि हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तहत मार्च के महीने में कितनी इन्वेंट्री बची पड़ी है, तो आपने जल्दी से देखना है कि मार्च के महीने में आखिर में कितना बैलेंस बचा पड़ा है। वो है 20 यूनिट्स है, और ₹2.30 के हिसाब से है, और ₹46 का जो है वो स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसी ₹46 की वैल्यू को कैलकुलेट करने का एक इक्वेशन मेथड भी है, एक न्यूमेरिकल मेथड भी है, और प्लस माइनस करने वाला मेथड भी है, वो भी देख लेते हैं ताकि आपको इसको कैलकुलेट करना चाहिए। देखिए, ये लिखा हुआ है, ये फार्मूला है क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन। फार्मूला क्या होगा? ओपनिंग इन्वेंट्री। क्या करेंगे? जल्दी से ओपनिंग इन्वेंट्री को उठाएंगे। हमारी हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? ₹20 की। अच्छा, यहां पर सिर्फ अमाउंट लेनी है आपने। यहां पर क्या करना है? सिर्फ अमाउंट। तो देखें, ओपनिंग इन्वेंट्री की अमाउंट कितनी है? 20। देखें, ये 20 लिखी हुई है। ठीक है। फिर क्या कहता है? रसीट्स। सारी रसीट्स को जमा कर लें। हमारे पास दो किस्म की रसीट्स हैं, एक 54 है और एक 115 है। दोनों को प्लस कर दें। देखिए, ये प्लस किया हुआ है, ब्रैकेट्स में प्लस किया हुआ है। आपस में जितनी अमाउंट्स होंगी सारी आपस में प्लस करके दिखा देंगे। ठीक है। ये देखेंगे ओपनिंग इन्वेंटरी है। फिर क्या कर रहा है? माइनस कर रहा है। माइनस माइनस में क्या करना है आपने? जितनी भी इशू है वो माइनस कर दें। कितना आसान हो गया। यहां से ओपनिंग इन्वेंटरी उठाएंगे, यहाँ पे रसीट्स उठाएंगे, दोनों को जमा कर देंगे। जमा करने के बाद जितनी भी इशू है वो माइनस कर देंगे। एक 86 है और दूसरा 157 है, दोनों को आपस में प्लस करके माइनस कर देंगे। इन दोनों को आपस में प्लस किया, क्योंकि ये दोनों इश्यूज हैं। क्या करेंगे? एक ये अमाउंट, इन इन दोनों अमाउंटों को जमा कर देंगे, और ये अमाउंट माइनस कर देंगे, बाकी क्या बचेगा? 46 ही बचेगा। तो न्यूमेरिकली भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम इसको स्टोर लेजर कार्ड बनाकर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये था आपका फाइफो मेथड। अब वो फाइफो मेथड के लिहाज से इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस कर रहा है। ये जो पोर्शन है, थियोरेटिकल पोर्शन है फाइफो के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का, ये आपने जरूर करना है। अक्सर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में जो है वो तकरीबन 3 नंबर का या 2 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाता है, और फिर बाद में स्टूडेंट्स जो है ना वो इस चीज़ का अफसोस कर रहे होते हैं कि सर आपने तो कहा था कि करना है, लेकिन हम भूल गए करना, और अब देखिए पेपर में आ चुका है और हम नहीं इसको मिस कर दिया। और मैं ये कहता हूँ कि अक्सर बच्चे जो है ना वो लापरवाही कर जाते हैं। आपने लापरवाही नहीं करनी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब आप मेरी बताई इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अमल करेंगे तो फिर आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, और आपका, मैंने जिस तरह डिस्कस किया अक्सर क्लास के अंदर, कि आपका मेरिट सर्टिफिकेट भी आ सकता है और स्पेशल सर्टिफिकेट भी आ सकता है। चलिए, इसके ऊपर हम इसके एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं कि फाइफो मेथड के एडवांटेजेस क्या होते हैं। वो कहता है कि फाइफो मेथड के 4 एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज क्या है? लॉजिकल है। वो कहता है कि ये मेथड बड़ा लॉजिकल है। लॉजिकल कैसे? बड़ी सिंपल सी बात है। लॉजिकल का मतलब ये है कि जो पहले माल आया वो पहले इशू करेंगे, जो बाद में आया उसको बाद में इशू करेंगे। तो ये लॉजिकल बात है। रिफ्लेक्ट द मोस्ट लाइकली फिजिकल फ्लो। होगी ना बात, कि वो कहता है कि मोस्ट लाइकली फिजिकल फ्लो, जैसे आएगा वैसे ही चला जाएगा। जैसे खरीदेंगे वैसे इशू करेंगे। जो पहले आएगा उसको पहले इशू करेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में इशू करेंगे। इसलिए वो कह रहा है कि फिजिकल फ्लो है इसका, ये सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा फायदा क्या है? इजीली अंडरस्टूड है, ये आसानी से समझ आ जाता है ये वाला मेथड। तीसरा फायदा क्या है? इन्वेंट्री वैल्यूज एट अप टू डेट प्राइसेस। वो कहता है कि जी जो इन्वेंट्री की जो वैल्यूज होती हैं वो अप टू डेट होती हैं। अप टू डेट का मतलब क्या है? कि जो एंडिंग इन्वेंट्री बचेगी वो हमेशा आज की बचेगी, पुरानी नहीं बचेगी। जो आज बच रही होगी, जो आज खरीदी होगी वही बचेगी। ठीक हो गया। और तीसरा क्या है?
कि एक्सेप्टेबल टू द HM रेवेन्यू एंड कस्टम एंड IS2। अच्छा, यहाँ पर जो लिखा हुआ ना एक्सेप्टेबल, वो कहते हैं कि ये काबिल कबूल है। किसको काबिल कबूल है? HM रेवेन्यू। HM कहते हैं ये आप नोट डाउन कर लें। H का मतलब होता है हिज, और M का मतलब होता है मेजेस्टी, हिज मेजेस्टी रेवेन्यू। ये जो लफ्ज लिखा हुआ ना HM रेवेन्यू, ये यूके के लिहाज से लिखा हुआ है, क्योंकि यूके के अंदर जो है ना वो शाही निज़ाम है। यूके के अंदर जो है वो एक किस्म का बादशाहत है। तो बादशाहत के लिहाज से जिस वक्त बादशाह को जिस वक्त कॉल किया जाता है या बुलाया जाता है, तो हिज मैजेस्टी कहकर बुलाया जाता है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि ये वाला जो निज़ाम है, फाइफो का निज़ाम, वो शाही खानदान को या शाही हुकूमत को भी जो है ना बड़ा काबिल कबूल है। और वो कहता है कि जी कस्टम डिपार्टमेंट को भी काबिल कबूल है, और तीसरा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 2 को भी काबिल कबूल है। IAS 2 जो है, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बिल्कुल मुताबिक है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी जो है ना इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये थे 4 फायदे फाइफो के। अब हम 3 इसके नुकसानात भी पढ़ लेते हैं ताकि ये हमारा टॉपिक मुकम्मल हो जाए। वो कहता है कि इश्यूज में बी एट आउट ऑफ डेट प्राइसेस। हाँ बिल्कुल ठीक है, कि जो अब हम इशू कर रहे होते हैं तो पुरानी कीमत पे इशू कर रहे होते हैं। तो है ही ऐसा कि जो पहले खरीदेंगे उसको पहले इशू करेंगे। अब जब हम इशू कर रहे होते हैं तो पुरानी प्राइसेस पे तो इशू करेंगे ना, जिस प्राइस पे खरीदा होगा उसी प्राइस पे इशू करेंगे ना। तो इसलिए ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा नुकसान क्या है? इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस, वो कहता है कि जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं, एज इन द एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में है। कैसे? मैं जरा आपको शो करता हूँ। शुरू शुरू में हमारे पास जो ओपनिंग इन्वेंट्री थी वो 2 रुपए के हिसाब से पड़ी हुई थी, फिर हमने खरीदा 2 रुपए 20 पैसे के हिसाब से, फिर खरीदा 2 रुपए 30 पैसे। इसका मतलब प्राइसेस राइज हो रही हैं। हर अगली प्राइसेस जो है वो बढ़ रही हैं। तो कहता है कि जैसे जैसे प्राइसेस राइज होंगी तो उसका नुकसान क्या होगा? रिपोर्टेड प्रॉफिट आर हाई, प्रॉफिट ज्यादा शो होंगे। हाई क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन, वो कहता है कि जितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा होगी उतनी ही प्रॉफिट भी हाई होंगे। अच्छा, प्रॉफिट तो हाई होंगे, ये तो अच्छी बात है, प्रॉफिट हाई है। लेकिन क्या है, ये क्यों कहना चाह रहा है प्रॉफिट हाई होंगे तो टैक्स भी ज्यादा लगेगा? ये उसके लिहाज से बात कर रहा है। ठीक है, चले जी, ये उसका नुकसान हो गया। फिर वो कहता है कि कॉस्ट कंपैरिजन बिटवीन जॉब आर डिफिकल्ट। मुख्तलिफ किस्म की ये जॉब, वो जॉब नौकरी वाली जॉब की बात नहीं कर रहा। ये वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की बात कर रहा है, कि जितनी भी जॉब्स में हम काम करेंगे, मसलन एक जॉब आई उसके ऊपर हमने जो ना प्रोडक्शन की, फिर दूसरी जॉब आई उसके ऊपर प्रोडक्शन की, फिर तीसरी जॉब आई उसके ऊपर प्रोडक्शन की। तो फिर हम जब हर जॉब के ऊपर मुख्तलिफ काम करेंगे, जो पहले जॉब आई उसको पहले जो है ना प्रोडक्शन करेंगे तो फिर उसकी कॉस्ट कम होगी, जो बाद में जॉब आएगी उसकी कॉस्ट उससे ज्यादा होगी, जो उससे बाद में जॉब आएगी उससे भी ज्यादा कॉस्ट होगी। तो वो कहता है कि कॉस्ट कंपैरिजन जो है ना मुश्किल हो जाता है। जब कभी भी हम फाइफो मेथड यूज करते हैं तो जॉब कंपैरिजन, जो जॉब के लिहाज से जो कॉस्ट है वो कंपैरिजन मुश्किल हो जाता है। चले जी, यहाँ तक बताएं फाइफो के लिहाज से क्वेश्चन है तो आप डिस्कस कर लें। इंशाल्लाह आपको जो है ना वो इसकी समझ आ चुकी होगी। मैं मजीद इसको जो है ना वो अपने टॉपिक को आगे लेके चलता हूँ। दूसरे मेथड का नाम है लाइफो। जिस तरह नाम से ही जाहिर है, लाइफो, लाइफो का मतलब क्या है? जो बाद में खरीदे है उसको पहले इशू करेंगे। लाइफो, लास्ट इन, फो, फर्स्ट आउट, कि जो बाद में खरीदा है उसको पहले जो है वो इशू करेंगे। लास्ट इन फर्स्ट आउट। चले जी, अब हम इसी सवाल को जो है वो लाइफो के तहत सॉल्व करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास 4 कॉलम होंगे, डेट होगा, रसीद होगी, इश्यू होगा, बैलेंस होगा, ये तो आपको पता है। फिर उसने ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है। तो ओपनिंग बैलेंस चाहे कोई भी मेथड हो उसको एज इट इज लिखा जाता है, चाहे वो लाइफो हो चाहे वो फाइफो हो। और अब आने वाले वक्त में मैं आपको एविको करवाऊंगा तो उसमें भी ऐसे ही लिखा जाएगा। लेकिन जब हम नया माल खरीदेंगे तो नया माल खरीदने के लिए भी उसी तरीके से हम जो है ना डेट लिखेंगे, और इशू के और हमने रसीट की कॉलम में लिखना है। और जिस तरह मैंने पहले बताया कि जब नया माल खरीद रहे होंगे तो पिछला जो पहले पहले माल बचा पड़ा होगा वो नीचे उतार लेंगे। जब नीचे उतार लेंगे तो फिर क्या होगा? जो नया माल खरीदेंगे उसके नीचे लगा देंगे, और इस तरह हमारा टोटल बचेगा। 174 रुपये का माल इस वक्त हमारे पास पड़ा हुआ है। अब जरा गौर से और बड़े जो है ना वो
ख्याल से आपने जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम सॉल्व कर रहे हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब ये है कि जो आखिर में से माल पड़ा हुआ है उसको पहले इशू करेंगे। और हमारे पास जो है वो 3 मार्च को हमने 40 यूनिट इशू करने हैं। तो 40 यूनिट हमने कहाँ से इशू करने हैं? नीचे से इशू करने हैं। नीचे का मतलब क्या है? दो किस्म का माल पड़ा हुआ है, एक 10 यूनिट पड़े हुए हैं और एक 17 यूनिट पड़े हुए हैं। तो नीचे कौन सा माल पड़ा हुआ है? आखिर में सबसे पहले सबसे आखिर में कौन सा माल खरीदा था? 17 यूनिट। तो आखिर से उठाकर जो है ना वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करना है। इस 70 में से हमने 40 यूनिट इशू करने हैं और 70 के लिहाज से आपकी यूनिट प्राइस कितने? 2.2। हमने 2.2 के लिहाज से इशू की कॉलम में लिखना है। ये देखें जरा, 40, 2.2 और 88 हो गया। अब बताएं जरा, हमारे पास जब ये माल इशू कर देंगे तो हमारे पास दो किस्म का माल बचा पड़ा होगा। 10 यूनिट जिस तरह पहले पड़े थे वो आज भी बचे पड़े हैं, इसको नीचे उतार लेंगे। 70 में से 40 इशू कर दी, बाकी कितने रह गए? 30। तो हमने ये 30 नीचे उतार लिया। और प्राइस क्या होगी? वही 2.2। रेस्पेक्टिव प्राइस जो इसकी अपनी प्राइस है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये 66 हो जाएगा। तो अब हमारे पास 3 मार्च को कितना बैलेंस बचा पड़ा है? 10 यूनिट बचे पड़े हैं 2 रुपए के हिसाब से, 30 यूनिट बचे पड़े हैं 2 रुपए 20 पैसे के हिसाब से। जी, यहाँ तक देखिए कोई इशू है तो मुझसे पूछिए। चले जी, 4 मार्च को, 4 मार्च को लिखने से पहले आपने एक दफा दोबारा याद रखना है कि जैसे ही डेट चेंज होती है आपने लाइन लगा देनी है। और लाइन लगाने के बाद जब नया माल खरीद रहे होंगे तो जो पिछला माल पड़ा हुआ है उसको पहले नीचे उतार लेंगे। लाइन से नीचे उतार लेंगे। लाइन से नीचे उतारेंगे तो कैसे होगा? 10 यूनिट और 30 यूनिट जो है ना जो पहले से पड़े हुए नीचे आ जाएंगे। और फिर जब हम नए 50 यूनिट खरीदेंगे तो फिर इन दोनों के नीचे टैग लगा देंगे। चलिए जी, ये लग गया। और अब हमारे पास जो है वो 3 किस्म के जो है ना वो माल पड़ा हुआ है। 10 यूनिट एक पड़े हुए हैं, 30 यूनिट एक पड़े हुए हैं, 50 यूनिट एक पड़े हुए हैं। और तीनों की जो यूनिट कॉस्ट प्राइस है वो भी डिफरेंट है। और इस तरह हमारे पास 201 रुपये का माल पड़ा हुआ है। अब आ जाए जरा नेक्स्ट 5 तारीख को। 5 तारीख को हमने क्या किया? 5 तारीख को हमने जो है वो 70 यूनिट इशू करने हैं। ये बात याद रखें, 5 तारीख को हमने 70 यूनिट इशू करने हैं। और लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, हमने सबसे पहले आखिरी यूनिट उठाना है, 50 यूनिट उठाने हैं। डायरेक्टली 50 यूनिट उठाने हैं और उसको सबसे पहले लिखना है। 50 यूनिट जरब 2.3, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 आ जाएगा। ये तो कैलकुलेटर बता देगा आपको। अब हमने दोबारा रिव्यू करें। 50 यूनिट 70 यूनिट इशू करनी है, उसमें से 50 इशू कर दी हैं, ठीक है। और बाकी और कितने करने हैं? 20। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये है कि आखिरी तो खत्म हो गए, अब उससे उससे पहले वाला इस्तेमाल करेंगे। और उससे पहले वाला क्या है? 30 यूनिट है, 30 में से 20 उठा लेते हैं। 30 में से 20 उठाएंगे तो रेट क्या लगेगा? 2.2 लगेगा। ये देखिए 20, 2.2 और ये 44 हो जाएगा। अब जरा कैलकुलेशन करते हैं। हमारे पास 10 यूनिट जो सबसे पहले पड़े हुए थे वो आज भी पड़े हुए हैं। ये देख लें, एंडिंग इन्वेंट्री आपकी कितनी है? 10 यूनिट। 2 रुपए के हिसाब से ये आज भी पड़े हुए हैं, ठीक है। और इस 30 में से भी 10 यूनिट पड़े हुए हैं, वो 10 यहाँ पे लिख देंगे। और 2 रुपये 20 के हिसाब से, और ये कितना हो जाएगा? 22। टोटल टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 जमा 22, 42 हो जाएगी। यहाँ तक बताएं। मेरा ख्याल है अब आपको ये सारी समझ आ गई है। अब आपने इसकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन भी करनी है, फार्मूला दोबारा लिखा हुआ है। और आपने इस फार्मूले के मुताबिक भी 42 कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। चलिए जी, अब मैं आपके सामने इसके फायदे और नुकसान रखता हूँ। फायदे क्या हैं? दो फायदे हैं इसके। लाइफो मेथड के दो फायदे हैं। वो कहता है सबसे पहला फायदा क्या है? इशू प्राइसेस आर अप टू डेट। वो कहता है कि जब हम माल इशू करते हैं, इशू के कॉलम में लिखते हैं, तो वो लेटेस्ट प्राइसेस इसमें आती हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा फायदा क्या है? इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस, वो कहते हैं कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ती हैं, रिपोर्टेड प्रॉफिट और रिड्यूस्ड, रिपोर्टेड प्रॉफिट जो है वो कम होते जाते हैं। In this example where the closing inventory is valued at lower cost। ये जरा आपने इसको समझना है। वो कहता है कि जी राइजिंग प्राइसेस जब यूज करते हैं तो फिर हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी जो है ना वो न्यू प्राइसेस के ऊपर होगी। जब न्यू प्राइसेस के ऊपर होगी तो हमारी एंडिंग इन्वेंट्री जो है ना वो पुरानी प्राइसेस के ऊपर होगी। जब एंडिंग इन्वेंट्री पुरानी प्राइसेस के ऊपर होगी तो फिर क्या होगा कि आपकी जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो कम कीमत पे शो होगी। जब एंडिंग इन्वेंट्री कम कीमत पे शो होगी तो प्रॉफिट भी कम होगा। जब प्रॉफिट भी कम होगा तो फिर हमें टैक्स भी कम लगेगा। तो ये थी वजह और ये था फायदा।
ठीक हो गया। अब इस मेथड के तीन डिसएडवांटेजेस हैं, वो क्या क्या हैं? वो कहता है कि नॉट यूजुअली एक्सेप्टेबल टू द हिज मेजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वो कहता है कि ये मेथड लास्ट इन फर्स्ट आउट जो है वो हिज मेजेस्टी रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी काबिल कबूल नहीं है, कस्टम को भी काबिल कबूल नहीं है, और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी काबिल कबूल नहीं है। एक नुकसान। दूसरा नुकसान, इन्वेंट्री वैल्यूज में बिकम वेरी वेरी आउट ऑफ डेट। वो कहता है कि एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो तो पुरानी कीमत पे नजर आ रही होती है। जब पुरानी कीमत पे नजर आ रही होती हैं तो वो भी सबसे बड़ा नुकसान है। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद वो कहता है तीसरा तीसरा डिसएडवांटेज क्या है कि कॉस्ट कंपैरिजन बिटवीन जॉब्स आर डिफिकल्ट। अगेन वो कह रहा है कि कॉस्ट कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है। चलें जी, तीसरा और आखिरी मेथड एविको। अच्छा, इसको एविको पढ़े या एवरेज कॉस्टिंग मेथड पढ़े, एक ही बात है। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आपने सिर्फ एक काम करना है इस मेथड में, एक एक जो है ना वो फार्मूला सीखना है, और ये मेथड जो है ना वो आपका आसान हो जाएगा। आपने एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिहाज से आपके पास छोटा सा फार्मूला है। अच्छा, इसको एवरेज कॉस्ट भी कहती है, उसको वेटेड एवरेज कॉस्ट भी कहती है। ठीक है। फार्मूला क्या होगा वो ये लिखा हुआ है, मैं मेंशन कर देता हूं कि आपने रनिंग टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना है रनिंग टोटल यूनिट्स के साथ। रनिंग टोटल कॉस्ट को डिवाइड करें रनिंग टोटल यूनिट्स के साथ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जरा देख लें। मैं यहाँ पर आपको जो है ना वो मेंशन कर देता हूँ, ऐसे, और यहाँ पर मैं अगेन इज इक्वल टू का निशान लगाता हूँ। रनिंग टोटल कॉस्ट का मतलब ये है कि ओल्ड कॉस्ट प्लस न्यू कॉस्ट। अब ये ओल्ड कॉस्ट और न्यू कॉस्ट से क्या मुराद है ये भी मैं बताता हूँ। न्यू कॉस्ट को डिवाइड करना है ओल्ड यूनिट्स प्लस न्यू यूनिट्स। ओल्ड कॉस्ट से क्या मुराद है? जितनी पहले से कोई माल पड़ा हुआ है तो वो ओल्ड में लिखना है, जितना नया खरीदेंगे उसको नई कॉस्ट में लिखना है, दोनों को जमा कर देना है। ठीक है। इसी तरीके से डिवाइड करना है, जो पहले से यूनिट पड़े हुए हैं उसको ओल्ड यूनिट कहना है, जो नए खरीदे हैं उसको न्यू यूनिट कहना है, दोनों को जमा कर देंगे। अगर न्यूमरेटर को भी जमा कर दें और डिनोमिनेटर को भी जमा कर दें, आपस में जमा करने के बाद डिवाइड कर दें, तो इसको हम क्या कहेंगे? एवरेज कॉस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? वेटेड एवरेज कॉस्ट कहेंगे या एवरेज कॉस्ट कहेंगे। अब जब ये कैलकुलेट हो जाएगी तो फिर हम सवाल में जाकर देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा और इसको सवाल हल करने के लिहाज से कैसे यूटिलाइज करेंगे। चलें जी, आ जाए। हमारे पास पहले से ही वो बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, बस हमने इसको इस्तेमाल करना सीखना है। उसी तरीके से डेट है, रसीट है, इशू है, बैलेंस है, और उसी तरीके से हमने ओपनिंग बैलेंस भी लिख लेना है। हमें जब इशू आएगा या हमने जो समझना होगा वो कहाँ पे समझना होगा? जब नया माल खरीद लिया, एज इट इज लिख दिया। नया माल खरीदते वक्त वही वही सब कुछ लिखना है कि जी 2 तारीख को खरीदा है, 70 यूनिट खरीदे, 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से, और 154 रुपये का। अब जरा गौर से देखना है कि ये जो है ना, ये है ओल्ड कॉस्ट। ये क्या है? ओल्ड कॉस्ट। और ये है न्यू कॉस्ट। ओल्ड कॉस्ट कितनी है? 20। 20 को लिख लेते हैं यहाँ पे, 20। और न्यू कॉस्ट कितनी है? 154। अच्छा, ओल्ड यूनिट्स कितने हैं? ओल्ड यूनिट्स है 10, और न्यू यूनिट्स कितने हैं? 70। तो यहां पे हम लिख लेते हैं 10 यूनिट्स प्लस 70। अब अमाउंट को अमाउंट में जमा करते हैं, यूनिट्स को यूनिट्स में जमा करते हैं। जब अमाउंट को अमाउंट में जमा करेंगे, यूनिट्स को यूनिट्स में जमा करेंगे, तो फिर आपस में डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो एवरेज कॉस्ट आएगी। और एवरेज कॉस्ट कितनी है? 20 + 154 डिवाइडेड बाई 80। तो देखिए आंसर कितना आया? 2.175।
175। अब देख लें, बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस वक्त हमने जो नया माल खरीद लिया है उसको नोट डाउन कर लिया, जब एंडिंग इन्वेंट्री में जाएंगे तो अब हमने सिंपली क्या करना है, यूनिट्स यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, मैं लिख देता हूँ। टोटल यूनिट्स कितने लिखने हैं, 80। यूनिट्स के कॉलम में आपने दोनों को जमा करके लिखना है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, दोनों को जमा करके लिखना है। अब देखिए, और अमाउंट में भी दोनों को जमा करके लिख दिया है। 20 + 154, तो ये 174 हो गया। ये बात क्लियर कर लें। ओल्ड यूनिट्स को ओल्ड में न्यू में जमा करना है, ओल्ड कॉस्ट को न्यू कॉस्ट में जमा करना है। जब जमा कर लेंगे तो आपस में जब 174 को जब 80 पे डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारी एवरेज कॉस्ट होगी, और एवरेज कॉस्ट को हमने कॉस्ट के कॉलम में लिख देना है। यहाँ तक देखिए जरा, इसमें अगर कोई इशू आता है तो मुझे डिस्कस कर लें। चले, अब हम नई डेट पे चलते हैं। नई डेट के ऊपर हमने जो है ना वो स्टॉक इशू करना है, इन्वेंट्री को इशू करना है, और हमारे सवाल में लिखा हुआ है कि 40 यूनिट्स जो हैं वो उसको हमने इशू करना है। 40 यूनिट्स के लिहाज से ये बात याद रख लें कि यहाँ पर तो जो है ना वो गलत लिखा हुआ है, आप इसको जो है ना वो कंसिडर नहीं करना। 40 यूनिट्स जो इशू करनी है वो इसी प्राइस पे इशू करनी है, 2.175 पे इशू करने हैं, 2.175 पे इशू करेंगे आप। एवरेज कॉस्ट मेथड में हमने क्या करना होता है कि जो आखिरी एवरेज प्राइस होती है उसके ऊपर हमने इशू करना होता है, ठीक है। तो 40 × 1.75, 40 × 2.175, आंसर आ जाएगा 40 × 2.175, ये हो जाएगा 87। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या लिखना है, 87 लिखना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आप देखें कि 80 में से 40 यूनिट तो इशू कर दिए हैं, 40 यूनिट्स तो रिड्यूस हो गए, बाकी कितने रह गए, 40 रह गए। यहाँ पर 40 लिखना है, ठीक है। और एवरेज कॉस्ट भी यही लिखनी है जो पहले से लिखी हुई है, 2.175, 2.175। और जब 2.175 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये कितना रह जाएगा, 87। तो आप ये भी करेक्शन कर लें, यहाँ पर इसमें बुक में गलती है, आप इसको करेक्ट कर लें। चले जी, नेक्स्ट, जिस डेट को हमने 4 मार्च को नया माल खरीदा तो वो कितने यूनिट से, 50 यूनिट से। रेट क्या लगा होता है, 2.3, जिस तरह सवाल में दिया हुआ है वैसे ही लिख देना है, और मल्टीप्लाई करेंगे 115 हो जाएगा। पहले से हमारे पास 40 यूनिट पुराने पड़े हुए हैं। अब पुराने यूनिट्स में नई यूनिट्स प्लेस करते हैं तो कितने होते हैं, 90 हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, पुरानी वैल्यू कितनी है, 87, नई वैल्यू कितनी, 115, दोनों को जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 202। अब क्या करेंगे, 202 को डिवाइड कर देंगे 90 पे तो आंसर आ जाएगा, चेक करें जरा, 202 / 90, आंसर आ जाएगा 2.244। ठीक है, 2.244, ये डिवाइड करने से आंसर आ गया। जब आंसर आ जाएगा तो फिर हम आगे चलेंगे। जब आगे चलेंगे तो इसमें देखें कि हमारे पास 5 तारीख को नए यूनिट्स इशू कर रहे हैं। जब नए यूनिट इशू करेंगे तो क्या होगा कि 70 यूनिट्स, 70 लिख देंगे। और कॉस्ट प्राइस कहाँ से लेंगे, आखिरी डेट के ऊपर जो हमने कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट की थी उसको एज इट इज लिख देंगे, और 70 मल्टीप्लाई बाई 2.244 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 70, आंसर आ गया 157.11, 157.1। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 90 में से 70 इशू हो गए, बाकी कितने रह गए, 20। रेट वही लगेगा, रेट को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखिए जरा, इस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और फिर जो है वो आपने मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी एंडिंग इन्वेंट्री मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगी 44.92, ये आपकी एंडिंग इन्वेंट्री है, ठीक है। और इसको आप न्यूमेरिकली फार्मूले के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह ये फार्मूले में सॉल्व किया हुआ है आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह की टैली हो जाएगा। अब हम इसके एवरेज मेथड के फायदे और नुकसान पढ़ लेते हैं और ये हमारा टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा। कल हम इसके मजीद सवाल करेंगे जो कि टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के हैं, वो भी हम कर लेंगे, और इस तरह हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा। दो फायदे हैं। पहला फायदा, वो कहता है कि जी ये वाला मेथड जो है एवरेज मेथड, हिज मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टमर को काबिल कबूल है। दूसरा फायदा क्या है, लॉजिकल है, ये मेथड बड़ा लॉजिकल है, इसलिए भी जो है ना वो फायदेमंद है। लॉजिकल बिकॉज यूनिट्स ऑल हैव द सेम वैल्यू,
ठीक है। और नुकसानात क्या हैं? वो कहता है कि उसमें नुकसानात ये हैं, पहला नुकसान ये है कि इशू प्राइसेस एंड इन्वेंट्री वैल्यूज एक्चुअल के साथ जो है वो टैली नहीं करती। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है एवरेज मेथड का, कि जो एक्चुअल प्राइसेस हैं उसके साथ कोई भी एवरेज प्राइस जो है वो टैली नहीं करती। तो ये सबसे बड़ा नुकसान हो गया। दूसरा नुकसान, दूसरा और आखिरी नुकसान, कि इन्वेंट्री वैल्यूज एंड इशू प्राइसेस बोथ लैग बिहाइंड द करंट वैल्यू। वो कहता है कि जो जो आजकल करंट वैल्यूज हैं उनसे बहुत पीछे हैं, या बहुत जो है ना वो कम है। तो देख लें, हम इसको साबित भी कर लेते हैं कि जिस वक्त हम आखिरी दफा जो माल खरीदा है वो खरीदा है हमने 2.3 पे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जरा, 2.3 पे खरीदा है, लेकिन हमारी इशू प्राइस जो है ना वो 2.3 से कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? लैग बिहाइंड, कि जो हमारी इशू प्राइसेस हैं वो हमारी करंट प्राइसेस से जो है ना वो बहुत पीछे हैं। तो ये भी एक ड्रॉबैक है एवरेज मेथड का। और इस तरह जो है वो ये टॉपिक आपका मुकम्मल हुआ। आज की अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से अगर आपको कोई इशू है तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है, आप उसमें मुझसे डिस्कस कर लें ताकि आपका कोई इशू रह ना जाए। और जब हम कल की क्लास शुरू करें तो उसमें हम नए नॉलेज या नए टॉपिक्स को डिस्कस करें, ना कि हम पिछले टॉपिक्स के ऊपर परेशानी लेकर करते रहें। ठीक हो गया? चलें, मुझे उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा और आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह कल नए टॉपिक के साथ और नई अंडरस्टैंडिंग के साथ कल फिर मिलते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।